नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं विजय यादव अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए जो आज अपना नया सेगमेंट लेकर के आया हूँ। ये आज का मेरा सेगमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, आज का जो मेरा सेगमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं। यह है भारतीय अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को आज आपको हम बताएंगे यह क्या है। और इसमें आपको हम बताना चाहते हैं कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि चाहे वो आईएएस हो या पीसीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, पेट, ये सभी एग्ज़ामों के लिए, बैंकिंग के लिए भी, सभी एग्ज़ामों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक को हम एक एक को आसानी से देखते चलते हैं और इसमें आपको हम बताते चलते हैं कि ये रियली में है क्या। तो इस भारतीय अर्थव्यवस्था को जानने से पहले थोड़ा आज हम जानें कि रियली में अर्थशास्त्र क्या है। तो इसको जानने से पहले चलिए हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। तो इसको हम बात करेंगे कि क्या है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र क्या है, क्या है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, उत्पादन का विज्ञान है। क्या है? उत्पादन का विज्ञान है। क्या है? इससे हम कह सकते हैं कि यह उत्पादन का विज्ञान है। अब उत्पादन किसका होता है? सवाल आया कि उत्पादन किसका होता है। उत्पादन किसका होता है, यह दूसरा सवाल हमारा आया। उत्पादन किसका होता है, होता है, यह हमारा दूसरा सवाल है कि उत्पादन किसका होता है। तो इसे हम आसानी से कह सकते हैं कि उत्पादन दो चीज़ों का होता है। किसका किसका? पहला होता है वस्तु का और दूसरा होता है सेवा का। उत्पादन किसका होता है? एक तो वस्तु का होता है और दूसरा होता है सेवा का उत्पादन। तो वस्तु के उत्पादन में जैसे खदान है या उपकरण है। सेवा में आपका आ गया बैंकिंग हुआ, कोचिंग हुआ, बस हुआ, ट्रेवलिंग हुआ, यातायात हुआ। ये तमाम चीज़ें होती हैं, यह सेवा की चीज़ें होती हैं। अब ये हुआ कि कुल उत्पादन कितना होता है या कुल उत्पादन क्या है। दूसरी बात हम करेंगे कुल उत्पादन की। कुल उत्पादन, कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन की जो बात करेंगे तो इसे हम आसानी से कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में किया गया वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही उस देश के कुल उत्पादन में शामिल किया जाता है। इसे कह सकते हैं एक वित्तीय वर्ष। अब एक वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, अब इसको यहीं पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यह किसी भी देश का वित्तीय वर्ष होता है। एक वित्तीय वर्ष में किया गया, में किया गया वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, वस्तु प्लस सेवा
का उत्पादन, यही क्या कहलाता है, यह कुल उत्पादन कहलाता है। अब कुल उत्पादन को समझने के लिए, इसको हम समझने के लिए अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि किन किन रूपों में देखेंगे। तो खास करके किसी भी अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन को समझने के लिए इसको 4-5 फैक्टरों के आधार पर हम देखते हैं, जैसे जीडीपी के आधार पर, जीएनपी के आधार पर, एनडीपी के आधार पर, एनएनपी के आधार पर। इन आधारों पर हम इसको देखते हैं, और इसमें भी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट होता है, इस आधारों पर इसको हम देखते हैं। तो मोटा मोटी रूपों में हम देखेंगे कि कुल उत्पादन किन रूपों में होता है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि कुल उत्पादन, कुल उत्पादन अब किन रूपों में है, तो इसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसी को कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, उत्पाद। और दूसरा होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसकी जो बात करते हैं, तो इसे हम आसानी से कह सकते हैं इन दोनों को कि देश की सीमा के भीतर देशी प्लस विदेशी लोगों द्वारा किया गया उत्पादन जो होता है वो जीडीपी में शामिल होता है। देश की सीमा के भीतर किसी भी देश के सीमा के भीतर देशी प्लस विदेशी लोगों द्वारा द्वारा लोगों द्वारा किया गया उत्पादन, किया गया उत्पादन माइनस घिसावट, माइनस घिसावट, ये माइनस घिसावट जो होती है यही क्या होती है, यह माइनस जो घिसावट होती है। अब आगे आगे हम बात करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश के भीतर और बाहर, मतलब देश के भीतर हम करें, किसी भी देश के भीतर करें या विदेशों में करें, राष्ट्र के लोगों द्वारा, किसी भी देश के लोगों के द्वारा, चाहे देश के भौगोलिक सीमा में उत्पादन किया जा रहा हो, चाहे विदेशों में उत्पादन किया जा रहा हो, वह दोनों ही किसमें शामिल किया जाएगा, देश के जीएनपी में शामिल किया जाएगा। तो कहेंगे कि एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश की, एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश के भीतर किसी भी देश के भीतर और बाहर
और बाहर केवल राष्ट्र के लोगों द्वारा केवल राष्ट्र के लोगों द्वारा किया गया कुल उत्पादन किया गया कुल उत्पादन माइनस गिरावट माइनस यह किस में शामिल कर दिया जाता है? यह जो शामिल होता है जीएनपी में शामिल होता है। अगली जो बात करेंगे दोस्तों, हम यह बात करेंगे राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां। राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां। राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां। तो इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे और 3 आधार पर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। किस किस आधार पर? एक उत्पाद विधि, उत्पाद विधि। दूसरा है आय विधि, आय विधि। और तीसरा है व्यय विधि, व्यय विधि। तो इसी आधार पर इसको हम समग्र रूपों में कह सकते हैं ऐसे। भारत में सभी विधियों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। भारत में सभी विधियों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। भारत में सभी विधियों के जो मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, इसे हम कह सकते हैं कि यह जो राष्ट्रीय आय निकालने की जो विधियां होती हैं, इस विधियों का जो सर्वोत्तम तरीका होता है, यह जो तरीका उत्पाद विधि, आय विधि और जो व्यय विधि होता है, इस विधियों में जो हम कहते हैं कि भारत में सभी विधियों के मिश्रण का जो प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें किन किन रूपों में कैसे किया जाता है, तो अब इसको हम देखेंगे कि किस रूपों में ये कैसे होता है। तो इसको हम आसानी से समझने के लिए कह सकते हैं कि उत्पादन किन क्षेत्रों से, उत्पादन किन क्षेत्रों से, उत्पादन किन क्षेत्रों से होता है, किन क्षेत्रों से। तो उत्पादन के 3 साधन होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र।
तृतीयक क्षेत्र ये होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, इसको जाना जाता है कृषि क्षेत्र के नाम से। इसे जाना जाता है उद्योग क्षेत्र के नाम से, और इसे जाना जाता है सेवा क्षेत्र के नाम से। जो भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय आय में जो शामिल की जाने वाली जो मदें हैं वह कौन है? सेवा क्षेत्र की हैं। अब सवाल आया कि इन तीनों को मिला दिया जाए तो मिलेगा क्या? कुल उत्पादन। अब कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद का कौन सा भाग होता है? तो जीडीपी और जीएनपी को मिला दिया जाए तो कुल उत्पादन मिलेगा। जैसे हम बताते हैं आपको इस ग्राफ में, ऐसे कर दिया जाए तो इसकी जो बात करेंगे हम क्या करेंगे? यह बात करेंगे, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं हम आपको ताकि आसानी से समझ जाए आप। हम बात करेंगे यहाँ पर हम बताए कि कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों को मिलाने की जो बात हम कर रहे थे, इसकी बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या? कुल उत्पाद, कुल उत्पाद। अब जो कुल उत्पाद है यह बराबर क्या होता है? यही होता है राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पाद। अब यह राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? यही होता है जीडीपी प्लस जीएनपी। इसको यहाँ पर थोड़ा कट रहा है तो इसको चलिए हम नीचे आसानी से कर देते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाए। यह होता है बराबर जीडीपी प्लस जीएनपी, ये होता है। अब सवाल आया कि उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या हैं? उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें, उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें क्या हैं? उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें दो चीजें हैं, एक बजट की और दूसरा मुद्रा की आपूर्ति। तो इसको दो भागों में बांटेंगे। इधर हम बात करेंगे बजट की, बजट की, और इधर बात करेंगे मुद्रा आपूर्ति की, मुद्रा आपूर्ति की। किसकी बात करेंगे? मुद्रा आपूर्ति की बात करेंगे। आपूर्ति की बात करेंगे तो मुद्रा आपूर्ति जो किया जाता है इसको करने के लिए कौन है संस्था? आरबीआई है, आरबीआई है। और बजट के लिए सरकार का वित्त मंत्रालय है। यह सरकार का
मंत्रालय चीज है। अब इसी को समग्र रूप में जो हम बात कहेंगे, यानी कि इन दोनों की जो बात करेंगे समग्र रूप में, तो यही क्या बनता है? बजट। यही बजट। दोस्तों यह बजट है, यह बीजे शब्द से बना है। किससे बना है? बजट जो है, मेनली जो बजट है, बजट, यह ब्यूजे शब्द से बना हुआ है। इस बीजे शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब भारत सरकार का बजट पेश होने पहले जाता था, तो एक चमड़े के पेपर रूपी फाइल में सारे कागजात लेके जाया जाता था और वित्त मंत्री इसको अपने बजट सत्र अभिभाषण में व्यक्त करते थे और बताते थे। आज वही चीज़ें ब्रीफकेस और सूटकेस के रूप में हो चुका है। तो जब अपने भारत का बजट पेश होता है, तो चमड़े का एक थैला ले जा करके उसी के माध्यम में जो पेपर निकाल करके उसी में वित्त मंत्री क्या करते हैं? अभिभाषण करते हैं। अब इसकी जो बात हम करेंगे, जो बजट होता है, यह बजट खास करके ये बजट खास करके दो चीजों से बनता है। एक सार्वजनिक प्राप्ति, सार्वजनिक प्राप्ति और दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय। तो दोस्तों सार्वजनिक जो प्राप्ति होता है, यह दो चीजों से बनता है। किससे किससे? एक सार्वजनिक आय से, सार्वजनिक आय से, और दूसरा सार्वजनिक उधारी से। सार्वजनिक सार्वजनिक उधार से। यानी कि भारत सरकार जो अपने सरकारी उपक्रमों से पैसा कमाए या भारत सरकार उधारी ले, तो इसमें गैर और गैर कर राजस्व होता है। इसमें होता है कर और गैर कर राजस्व को शामिल किया जाता है। और सार्वजनिक उधार में राजकोषीय घाटा की विधि को अपनाई जाती है। राजकोषीय घाटा की विधि को अपनाई जाती है। अब यह राजकोषीय घाटा की वित्ती दिन पर दिन ये भारत सरकार के लिए कैंसर बनती जा रही है, क्योंकि सभी सरकारें अपने बजट को सफल बनाने के लिए राजकोषीय घाटा से अधिक उधारियां दिखाती हैं। और सार्वजनिक व्यय को, इसको हम दो भागों में इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक है योजनागत व्यय, इसका कलर चेंज कर देते हैं। एक है योजनागत व्यय और दूसरा गैर योजनागत व्यय। गैर योजनागत व्यय।
एक होता है योजनागत व्यय, दूसरा गैर योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय में जिसमें रिटर्न मिले, जैसे किसी परियोजना में व्यय किया जाना, यानी कि जिससे रिटर्न मिले, जिससे सरकार को रिटर्न मिले, रिटर्न मतलब लाभ मिले। अब ये क्या है, एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं हम, इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम बता सकते हैं कि चलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, एग्जाम्पल इसको बताते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि योजनागत व्यय को, अब इसमें हम बता रहे थे आपको कि जिसमें लोगों को रिटर्न मिले, तो लोगों को रिटर्न कैसे मिलता है, जैसे किसी परियोजना में व्यय करके, किसी परियोजना में व्यय करके। दूसरी बात करेंगे गैर योजनागत व्यय की। ये तो था योजनागत व्यय, आज यहाँ था गैर योजनागत व्यय। तो इसकी जो बात करेंगे, जिसे कोई रिटर्न ना मिले, जिससे सरकार को कोई रिटर्न यानी लाभ न मिले, उसे हम किसे कहते थे, गैर योजनागत व्यय कहते थे। जैसे क्या है, इसका एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे जैसे रक्षा सब्सिडी, सब्सिडी इत्यादि में खर्च, इत्यादि पर खर्च, यह जो सारी चीजें होती हैं, यही क्या कहलाती हैं, ये गैर योजनागत व्यय कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी को आज फिर रिपीट करते हैं कि जो हमारी आज जो क्लास रही है, यह क्लास किन रूपों में कैसे कैसे रही है। तो इसके लिए फिर एक बार हम एट ए ग्लैंस आपको हम क्या कर देते हैं, या एट ए ग्लैंस आपको हम रिपीट कर देते हैं। पहले हमारी क्लास, पहले जो हम आपको शुरू किए थे, ये किए थे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो कहते सीधे कहे कि यह उत्पादन का विज्ञान है। उत्पादन किसका होता है, वस्तु एवं सेवाओं का होता है। कुल उत्पादन क्या है, तो एक वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच किया गया वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश का कुल उत्पादन कहलाता है। दूसरी जो बात की है कि कुल उत्पादन क्या है, तो उत्पादन के लिए हम मेनली सामान्यतः 2 चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए, तो 4-5 चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हम 2 ही चीज़ का प्रयोग किए हैं, एक जीडीपी के रूप में और दूसरा जीएनपी के रूप में। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसे कहते थे, जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे कहते थे। तो किसी भी देश के सीमा के भीतर देशी और विदेशी लोगों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया कुल उत्पादन क्या कहलाता है, उस देश का जीडीपी कहलाता है। उसमें से घिसावट माइनस कर देते हैं। और जीएनपी होता है एक राष्ट्रीय उत्पाद, ये जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, किसी भी देश के भीतर और बाहर वहाँ के लोगों द्वारा, राष्ट्र के लोगों द्वारा किया गया कुल उत्पादन उस देश का क्या कहलाता है, जीएनपी कहलाता है। और उसमें से घिसावट माइनस कर देते हैं। अगली जो बात किए थे, हम बात किए थे राष्ट्रीय आय निकालने की विधियाँ। तो राष्ट्रीय आय निकालने की 3 विधियाँ होती हैं, एक उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। इन तीनों को यदि हम एट ए ग्लेंस देखें तो कह सकते हैं भारत में सभी विधियों के का मिश्रण प्रयोग किया जाता है और मिश्रण प्रयोग के द्वारा ही इसका कार्य किया जाता है। अगली जो बात की है, उत्पादन किन क्षेत्रों से होता है, तो उत्पादन के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, द्वितीय क्षेत्र जिसे उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगली जो बात करें हम कि यह जो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र है,
इसका कुल उत्पादन ही राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है और यह राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी और जीएनपी का रूप होता है। अब सवाल आया कि उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या हैं। तो उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें एक बजट के लिए बजट की चीज़ें हैं और मुद्रा आपूर्ति की चीज़ें हैं। तो बजट कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय तैयार करता है। मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है? आरबीआई करता है। और इसी का समग्र रूप जो मिला जुला रूप होता है वही बजट में पेश किया जाता है। अगली बात करते हैं बजट की। तो दोस्तों ये बजट है, यह बीजे शब्द से बना है। बीजे शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। अब जिससे हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो वित्त मंत्री जो होते हैं बजट सत्र में, पहले चमड़े का एक कपड़ा या पेपर टाइप का होता था, उसमें सारे पोथी को लेकर जाते थे, जो साल भर का आय व्यय का ब्यौरा तैयार किया जाता है, उसको लेके जाते थे और उसके थ्रू अपना अभिभाषण करते थे और लोगों को बताते थे कि आज इस बजट में हम ये चीज़ें शामिल किए हैं। अब इसी का स्थान एक सूटकेस या ब्रीफकेस ले लिया है। तो ये बजट के लिए सार्वजनिक प्राप्ति और सार्वजनिक व्यय होता है। सार्वजनिक प्राप्ति में सार्वजनिक आय और सार्वजनिक उधारी से प्राप्ति होती है। सार्वजनिक आय जो होती है कर और गैर कर राजस्व से प्राप्त होते हैं। सार्वजनिक उधारी जो होती है राजकोषीय घाटा से होता है। दूसरी चीज़ें हम दोस्तों बात कर रहे थे सार्वजनिक व्यय की। तो सार्वजनिक व्यय की जो बात हम किए तो इसमें योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को शामिल किए। तो योजनागत व्यय हम कह सकते हैं जिसमें सरकार को रिटर्न मिले वह क्या कहलाता है? योजनागत व्यय कहलाता है, जिसमें किसी परियोजना में किया गया व्यय। अब अगली जो बात करेंगे इसकी हम बात करेंगे गैर योजनागत व्यय की, जिसमें सरकार को कोई रिटर्न या लाभ न मिले उसे हम क्या कहते थे? गैर योजनागत व्यय कहते थे। जैसे रक्षा सब्सिडी इत्यादि पे जो खर्च किया जाता है यह क्या होता है? यह गैर योजनागत व्यय होता है। तो दोस्तों आज के अपनी क्लास मेरी यहीं तक फिनिश हो पा रही है। इसके बाद मैं आपको पुनः कल लेकर के अपना जो नया टॉपिक लेकर के इकोनॉमिक्स का आऊँगा। यह आऊँगा क्या दोस्तों? यह मेरा अगला टॉपिक है राजकोषीय घाटा बढ़ने के कारण, मतलब किन कारणों से राजकोषीय घाटा बढ़ता है। इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों।